गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल की ओर से। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जो सबसे टफ टॉपिक है आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, जिसको कई स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं एक तरह से कि भाई इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत ही टफ होते हैं और वो क्वेश्चन बनेंगे नहीं। लेकिन आज मैं आपको पूरी चीज़ें इतनी डिटेल में बताऊंगा, आपको चीज़ों को रखाऊंगा नहीं, सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा आपसे। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा कंसंट्रेशन बना करके, आपको पूरा एसिड एंड बेस बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आज से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे एसिड एंड बेस बैलेंस से, उससे डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें क्लियरली पढ़ाता हूँ। अभी और विद क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है, और आप लोगों को वो टफ लगते हैं तो क्यों लगते हैं। बस आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए और मेरे पर ट्रस्ट रखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एसिड एंड बेस क्या होता है। सबसे पहले एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है आपका, राइट। तो अभी देखते हैं हम लोग कि एसिड, सबसे पहले हम जाने कि एसिड क्या होता है, जो आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो एसिड क्या होता है कि दे कंटेन हाइड्रोजन प्लस आयन एंड कैन डोनेट। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयंस को क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयंस होते हैं। ये इसको क्या कर सकते हैं और ये डोनेट कर सकते हैं हाइड्रोजन प्लस आयंस। अगर जब नीड हो आपको तो उस कंडीशन में ये हाइड्रोजन प्लस आयंस को भी डोनेट कर सकते हैं, राइट। अब आप कहा कि इसके ऊपर की इसकी स्ट्रेंथ की बात करें कि इसकी स्ट्रेंथ कि एसिड की स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करता है आपके हाइड्रोजन प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस। हाइड्रोजन प्लस आयंस की कंसंट्रेशन के ऊपर टोटली ये डिपेंड करता है। क्लियरली लिखा हुआ देखिए मैंने कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिटरमाइंड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस। हाइड्रोजन प्लस आयंस की उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस उसमें कितने प्रेजेंट है, इसके ऊपर उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ठीक है, जितने हाइड्रोजन प्लस आयंस कम होंगे वो एसिड उतना ही वीक होगा, जितने हाइड्रोजन प्लस आयंस ज़्यादा प्रेजेंट होंगे एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जैसे कि कार्बोनिक एसिड हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट में बात करूं आपसे बेस की कि बेस क्या होता है। दीज आर हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, दीज आर हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, OH माइनस आयंस होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन प्लस आयंस के क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं इनमें, और हाइड्रोजन प्लस आयंस के ये क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो डोनेट्स होते हैं, ये डोनर्स होते हैं हाइड्रोजन प्लस आयंस के। एसिड और बेस आपका इसका रिसेप्टर्स होता है, ये हाइड्रोजन प्लस आयंस को रिसेप्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, दोनों चीज क्लियर है। तो आपका इसमें बहुत सारे बेस हैं जो आगे हमें पढ़ेंगे, अभी सिर्फ डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर करनी है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। दोनों चीज क्लियर हो गई है कि ये हाइड्रोजन प्लस आयंस को रखते हैं और ये जरूरत पड़ने पर हाइड्रोजन प्लस आयंस को डोनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ यानी कि एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके हाइड्रोजन प्लस आयंस के नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बेस हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं और ये हाइड्रोजन प्लस आयंस के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। यहां तक क्लियर है। अब आगे आते हैं हम लोग, दोनों का क्लियर है तो उस कंडीशन में कि देखिएगा कि पीएच ऑफ ब्लड, हम कहते हैं कि हमारे ब्लड की पीएच इतनी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए। एग्जैक्ट जो अगर पीएच की हम बात करें तो एक ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है आपकी 7.35 से लेकर 7.45, ये होती है, रेंज होती है आपकी। आइडियल अगर हम इसकी बात करें इसका तो उस कंडीशन में होती है ये 7.4 की होती है। ठीक है, तो ये रेंज आप याद रखिएगा 7.35 से लेकर के 7.45 इसकी पीएच होती है। कि पीएच है होती क्या है, पीएच वही तो है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस। पीएच क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस। अब पीएच स्केल आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि पीएच स्केल में आपका अगर ये लेकर के होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है, कि 0 से लेकर के
7 तक अगर है, 7 के बीच में है, तो वो कहलाएगा आपका एसिडिक नेचर। ठीक है, 0 से लेकर के 7 तक अगर उसका पीएच है तो वो कहलाएगा, वो मीडियम कहलाएगा आपका एसिडिक मीडियम कहलाएगा। 7 अगर है तो वो कहलाएगा आपका न्यूट्रल। तो 0 से 7 के बीच में है, अगर 5 है, 4 है, तो उसका मतलब स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे 4 से आगे जाता जाएगा, अब ये क्या होता जाएगा, वीक एसिड होता जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो उस कंडीशन में। ठीक है, इसी तरह अगर 7 से ऊपर जा रहा है तो ये क्या होता जाएगा, बेस हो जाएगा। जिस कोई भी सॉल्यूशन है उसका अगर पीएच 7 से अबोव है तो उस सॉल्यूशन कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा उसका, राइट। तो इसे कहते हैं हम लोग पीएच स्केल कि 0 से लेकर 7 के बीच में है तो वो एसिडिक नेचर कहलाएगा, अगर 7 है वो तो न्यूट्रल कहलाएगा, और 7 से अप वो जैसे ही जाएगा तो वो कहलाएगा बेस। जैसे जैसे इस डायरेक्शन में मूव करेगा ये बेस आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में जैसे जैसे मूव करता जाएगा, यहाँ 4 तक अगर है, 3.5 4 तक है, तो इसका मतलब वो जिस भी सॉल्यूशन की 3.5 या 4 उसकी पीएच है तो वो स्ट्रॉन्ग पी आपका क्या होगा, एसिड होगा। आगे जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो वो वीक होता जाएगा, राइट। ठीक है, तो एसिड टोटली किस पर, हाइड्रोजन प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। अब बात करते हैं कि एसिड आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नॉन वोलेटाइल एसिड और वोलेटाइल एसिड। वोलेटाइल एसिड्स की अगर मैं बात करूं कि वोलेटाइल एसिड, तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है आपका CO2, जिसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड। वोलेटाइल एसिड जो कि परिवर्तनशील अवस्था में होते हैं, जो कि वोलेटाइल से मतलब आपका परिवर्तनशील स्टेज होती है, यानी वो अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो 2 प्रकार का एसिड होता है हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं आपके वोलेटाइल एसिड और सेकंड होते हैं आपके नॉन वोलेटाइल एसिड। अब मैं वोलेटाइल एसिड की आपसे बात करूं तो वोलेटाइल एसिड का जो बेस्ट एग्जांपल होगा वो होगा आपका CO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। इसका जो कार्बोनिक एसिड का कंट्रोलिंग होता है वो कंट्रोल किया जाता है आपके लंग्स के द्वारा, यानी कार्बोनिक एसिड को एक्सेल आउट करना है तो किसके द्वारा एक्सेल आउट किया जाएगा, लंग्स के द्वारा एक्सेल आउट किया जाएगा। तो कार्बोनिक एसिड किसके द्वारा मैनेज होगा, किसके द्वारा रेगुलेट होगा, लंग्स के द्वारा रेगुलेट होता है। वोलेटाइल एसिड की बात की हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग नॉन वोलेटाइल एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरा जो 2 फॉर्म में हमारी बॉडी में एसिड प्रेजेंट होते हैं, वोलेटाइल के रूप में, नॉन वोलेटाइल एसिड के रूप में। वोलेटाइल हमने बात की कार्बोनिक एसिड की, अब बात करते हैं हम लोग नॉन वोलेटाइल एसिड की कि नॉन वोलेटाइल एसिड जो अपरिवर्तनशील है वो हमारी बॉडी में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बात की आपसे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे जो एसिड्स है अदर जो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो आपका कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड की बात करें, फॉस्फोरिक एसिड की बात करें या सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, तो ये सारे एसिड्स क्या होते हैं, ये नॉन वोलेटाइल एसिड्स होते हैं। नॉन वोलेटाइल एसिड्स होते हैं। इनका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, जैसे अभी हमने बात की कि आपका कार्बोनिक एसिड किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, लंग्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब इनको रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, ये जो आपके नॉन वोलेटाइल है परिवर्तनशील जो एसिड्स हैं, इनको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इसको कंट्रोल किया जाता है किडनीज के द्वारा। किडनीज इसका एक्सक्रीट आउट करवाती है या रिटेन करवाती है, वो सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, किडनीज इसको रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, एसिड क्लियर है आपका, बेस क्लियर है आपका, ठीक है, पीएच स्केल आपका क्लियर है, पीएच क्या होती है ये क्लियर है। और हमारी बॉडी में जो 2 फॉर्म में एसिड प्रेजेंट होते हैं वो दोनों फॉर्म आपके वोलेटाइल एसिड के रूप में कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, नॉन वोलेटाइल एसिड के रूप में आपका लैक्टिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, नॉन वोलेटाइल एसिड्स किडनी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। पढ़े होंगे आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स 11th में और 12th में पढ़े होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आएगा, फिर उसके बाद में एसिड एंड बैलेंस के बाद में आएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सारे इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका कैटाइंस देखेंगे, उसमें एनाइंस देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो डिसॉल्व होकर के, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी प्लाज्मा में, ब्लड में या उसमें डिसॉल्व होकर के फिर क्या करते हैं, वो किस में स्प्लिट हो जाते हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे।
ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में डिसोल्व होने के बाद में स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट आउट होकर के किसमें चेंज हो जाते हैं, एटम्स में या आयंस में चेंज हो जाते हैं, एटम्स या आयंस में, आयंस में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, स्प्लिट आउट हो जाते हैं। कि ऐसे कंटेंट्स, ऐसे सब्सटेंस जो डिसोल्व होकर के फिर उसके बाद एटम्स या आयंस में स्प्लिट आउट हो जाते हैं, वो क्या तो पॉजिटिव आयंस होंगे या नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है, वो होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयंस। अब बात करते हैं कि अगर उन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहलाते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कहलाएंगे आपके, क्या कहलाते हैं, कैटाइन कहलाते हैं, कैटाइंस कहलाते हैं। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो कहलाते हैं, जो नेगेटिव में, जो इलेक्ट्रोलाइट्स नेगेटिव में स्प्लिट आउट हो रहे हैं वो आपके कहलाएंगे एनाइंस। क्या कहलाते हैं वो, एनाइंस कहलाते हैं। ठीक है, तो अब मैं कैटाइंस की आपसे बात करूं कि कैटाइंस कौन कौन से हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में या बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। और उसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में पोटेशियम प्रेजेंट होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे हैं आपके, ये पॉजिटिव आयन है उसके ऊपर, ये सारे के सारे कैटाइन पर है। तो अगर मैं बात करूं आपके प्लाज्मा में या आपके ब्लड की बात करूं कि प्रिंसिपल कैटाइन ऑफ प्लाज्मा, तो प्रिंसिपल कैटाइन ऑफ प्लाज्मा कौन सा होता है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा में, वो होता है आपका सोडियम, जो प्रेजेंट होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इसकी वैल्यू होती है जो प्लाज्मा का। तो एक सेंटेंस मैंने आपसे बोला कि सोडियम इज द प्रिंसिपल कैटाइन ऑफ ब्लड और प्लाज्मा, राइट। सबसे ज्यादा अमाउंट में आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात कर रहा हूं या मैं प्लाज्मा की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा आपका कैटाइन प्रेजेंट होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है, राइट। अब नेगेटिव, इनके ऊपर चार्ज होता है, वो कहलाते हैं आपके एनाइंस। अब एनाइंस के रूप में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, आपका बाइकार्बोनेट की बात करूं, SCO3- है, क्लोराइड माइनस है, फॉस्फोरस माइनस है, ये बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एनाइंस हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां तक स्थिति क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग कि लंग्स कैसे इसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। हमने बात की थी अभी कि बाइकार्बोनेट जो है आपका, सॉरी आपका कार्बोनिक एसिड है, वो लंग्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो लंग्स क्या करता है, पर डे 13,000 से लेकर के 30,000 मिली इक्विवेलेंट वोलेटाइल हाइड्रोजन प्लस आयंस का क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करवाता है। CO2 के रूप में कितने मिली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन प्लस आयंस को एक्सक्रीट आउट करवाता है, तो उसका नीचे देखिएगा कि लंग्स एक्सक्रीट 13,000 to 30,000 मिली इक्विवेलेंट ऑफ वोलेटाइल हाइड्रोजन प्लस आयंस पर डे कार्बोनिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ CO2। यानी कार्बोनिक एसिड को किस फॉर्म में, CO2 की फॉर्म में 13,000 से लेकर के 30,000 मिली इक्विवेलेंट पर डे तक एक्सक्रीट आउट करवाता है। CO2 एक्सेल आउट, इट मींस लॉस ऑफ कार्बोनिक एसिड। CO2 को एक्सेल आउट करना, एक्सक्रीट आउट करना क्या कहलाता है, आपका कार्बोनिक एसिड का लॉस हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या डेवलप होगा, अगर ज्यादा अमाउंट में CO2 का एक्सक्रीट आउट कर दिया जाए, एक्सेल आउट कर दिया जाए अगर लंग्स के द्वारा, तो वो कंडीशन क्या बनती है, एल्केलोसिस की कंडीशन। एसिड बॉडी से अगर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, बेसिक बेस बच जाएगा, बेस बढ़ेगा, क्यों बैलेंस बना के रखना है ना उसको। तो ये कंडीशन कहलाएगी आपकी एल्केलोसिस की कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, अब किडनीज कैसे किसको एक्सक्रीट आउट करती है, कि ये तो आपने बात की वोलेटाइल एसिड की बात की। अब हम बात करते हैं नॉन वोलेटाइल एसिड की, कि किडनी एक्सक्रीट आउट 50 मिली इक्विवेलेंट ऑफ नॉन वोलेटाइल एसिड पर डे 50 मिली इक्विवेलेंट नॉन वोलेटाइल एसिड का क्या करती है, एक्सक्रीट आउट करवा देती बॉडी से। ठीक है, अब हम एक नॉर्मल एबीजी की वैल्यू देख लेते हैं, क्योंकि एबीजी भी हम लोगों को विद इन 30 सेकेंड्स 1 मिनट में हम लोग एबीजी एनालिसिस करना सिखाएंगे आपको अभी नेक्स्ट स्टेप में। तो सबसे पहले हम लोग हमें नॉर्मल वैल्यूज की पता होनी चाहिए, उसके बाद में ही हम एबीजी को एनालिसिस कर सकते हैं कि उसमें एसिड है या उसमें बेस है, उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या आपका एल्केलोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है। तो एक बार हम लोगों को नॉर्मल वैल्यू जाननी चाहिए कि हम बात करें हम लोग एबीजी की जो नॉर्मल वैल्यूज होती है, पीएच कितनी होती है। मैंने बात की आपकी ब्लड की पीएच 7.35 से लेकर के 7.45 क्लियर है।
PCO2 कितना होता है 35 से लेकर के 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। अब बात करें SCO3 माइनस बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं आपको 25 से लेकर के 27 mm ऑफ Hg मिली इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। ये तीनों चीज इसमें आपकी इतनी परसेंट होती है, ठीक है। पीएच 7.35 से लेकर के 7.45 हो गई, और आपका PCO2 कितना होता है 35 से लेकर के 45 होता है। और मैंने आपसे बात की अभी कि बाइकार्बोनेट कितना होता है SCO3 माइनस 22 से लेकर के 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है इसकी, ठीक है। PO2 आपका कितना होगा, अगर PO2 की मैं बात करूं आपसे, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन होती है आपकी 80 से लेकर के, PO2 कितना होता है इसमें 80 से लेकर 100 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आपका। और सेचुरेशन कितना होना चाहिए पेशेंट का, SpO2 सेचुरेशन कितना होना चाहिए, मोर देन 95% होना चाहिए। अगर 95 से कम है मीन्स पेशेंट हाइपोक्सिया की कंडीशन में जा रहा है। तो ये वैल्यूज आपको पता रखनी चाहिए कि पीएच 7.35 से लेकर के 7.45 होना चाहिए, ठीक है। और आपका PCO2 कितनी होनी चाहिए, ठीक है। PCO2 कितना होना चाहिए 35 से लेकर के 45 mm ऑफ Hg होना चाहिए। PO2 कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। SpO2 सेचुरेशन प्रोब से हम लोग देखते हैं कितना होना चाहिए, मोर देन 95% उसका सेचुरेशन होना चाहिए पेशेंट का। अब बात करते हैं हम लोग एनाइन्स गैप की। एनाइन हम लोगों ने पढ़ ली है, केटाइन्स हम लोगों ने पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम लोग एनाइन गैप क्या होता है। व्हाट इज एनाइन गैप। एनाइन गैप क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच का डिफरेंस है आपका एनाइन गैप्स की बात करूं अगर मैं, तो डिफरेंस बिटवीन आपका जो कैटाइन है, कि डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल कैटाइन एंड एनाइन्स, कि उन दोनों के बीच का जो गैप होता है, अगर इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका कैलकुलेटर जिसको बोलते हैं एनाइन गैप। एनाइन गैप आपको समझ में आ गया कि डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल कैटाइन एंड एनाइन्स। एनाइन्स और केटाइन्स के बीच का जो डिफरेंस है आपका प्रिंसिपल कैटाइन और एनाइन्स के बीच का, वो कहलाता है आपका एनाइन्स गैप कहलाता है, राइट। अब ये एनाइन्स गैप कितना होता है, तो आपका इसके लिए दो चीज होती है, पूछा भी गया है ये कि आपका 5 से लेकर के 15 तक तो होता, ब्लड की अगर बात करें, वो एनाइन गैप इन ब्लड की बात करें अगर वो, तो उसमें कितना होता है आपका 8 से लेकर के 16 तक। अगर ब्लड, एक पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनाइन गैप इन ब्लड, अगर वो एनाइन गैप ब्लड में पूछता है आपसे, एनाइन गैप इन ब्लड कितना होता है, तो 8 से लेकर के 16 तक आएगा उसका वैल्यू, ठीक है। MEQ मिली इक्विवेलेंट इसका पर लीटर, 8 से लेकर के 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी वैल्यू आएगी आपका। अब मैं बात करूं कि एनाइन गैप इन यूरिन, अगर यूरिन में आपसे एग्जामिनर पूछता है कि यूरिन में एनाइन गैप कितना होता है, तो वहां आपका आंसर जाएगा, यूरिन की बात करता है अगर आपसे वो, तो यूरिन में एनाइन गैप कितना होता है 6 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, MEQ पर लीटर होगा, राइट। तो दोनों चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि एनाइन गैप इन ब्लड, तो उस कंडीशन में 8 to 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। अगर आपसे वो यूरिन में एनाइन गैप पूछता है, तो आपका आंसर होगा उस कंडीशन में 6 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट। अब हम इनकी थोड़ी सी वैल्यूज देख लेते हैं कि एक फॉर्मूला देख लेते हैं पहले कि कैसे आप एनाइन गैप निकालते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, एक कैलकुलेटर बताता हूँ जिससे आप एनाइन गैप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको सोडियम की बात की कि सोडियम प्रिंसिपल कैटाइन है, इसकी रेंज होती है 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट। और क्लोराइड कितना होता है आपका, दूसरी चीज क्लोराइड, ये आपका एनाइन है, तो क्लोराइड की वैल्यू कितनी होती है, क्लोराइड की अगर आपसे मैं बात करूं तो क्लोराइड होता है आपका 97 से लेकर के 103 के आसपास होता है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट आपका कितना होता है, SCO3 की मैंने आपसे बात की, SCO3 अभी बात की थी हम लोगों ने, SCO3 कितना होता है आपका 22 से लेकर के 27 होता है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का आपका ये वाला रेंज ले लेता हूं, ठीक है, तो ये रेंज कितना आएगा, इसका रेंज ये ले लेता हूं, तो इसका जो कैलकुलेशन होता है एनाइन गैप कैसे आप पता करते हैं, एनाइन गैप इक्वल टू सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस SCO3 माइनस,
सोडियम कितना है आपका 145, माइनस क्लोराइड कितना है आपका 103, बाइकार्बोनेट आपका कितना है 27, तो कितना हो गया आपका 130, और यहाँ 145 माइनस 130 तो कितना आ गया आपका एनाइन गैप, आपका एनाइन गैप आ गया 50। यही तो आपको रेंज मैंने बताई थी कि अगर ब्लड में आपसे पूछता है तो ब्लड में आपका गैप कितना होगा कि आपका 6 से लेकर के 16 तक होगा, राइट। यानी कि एनाइन गैप ब्लड की बात करूं तो 8 से लेकर के 16 तक होगा आपका, राइट। और अगर वो यूरिन में बात करूं तो यूरिन में कितना आएगा, यूरिन में आपका 6 से लेकर के 12 आएगा। तो आप इस तरह एनाइन गैप से इस कैलकुलेटर से पता कर सकते हैं कि सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट तो कितना आ रहा है यहाँ 15 आ गया आपका, ठीक है। अब नॉर्मल वैल्यूज कितनी कितनी होती है ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ब्लड में आपका मैग्नीशियम किस अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम होता है आपका 1.5 से 2.5 मिलीग्राम पर डीएल, 1.5 से लेकर के 2.5 मिलीग्राम पर डीएल आपका क्या मिलता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। अब मैं फॉस्फोरस की आपसे बात करूं कि फॉस्फोरस कितना होता है, तो आपका फॉस्फोरस होता है 2.6 से लेकर के 4.5, फॉस्फोरस कितना होता है 2.6 से लेकर के 4.5 मिलीग्राम पर डीएल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे मैं बात करूं कि इसमें कैल्शियम कितना होता है, तो कैल्शियम होता है आपका 8.6 से लेकर के 20 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, ठीक है। इसी तरह सोडियम 135 से लेकर के 145 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है। पोटेशियम की अगर मैं बात करूं आपसे तो पोटेशियम होता है 3.5 से लेकर के 5 मिलीग्राम पर डीएल होता है, ठीक है। इस तरह की वैल्यूज होती है सबकी, राइट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इससे आगे। अब ऐसे नेक्स्ट ये तो इसकी नॉर्मल वैल्यूज होगी, ठीक है। ये एनाइन गैप्स हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बफर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, बफर्स, कि बफर्स होते क्या है और वो कैसे उसको आपकी पीएच को मैनेज करने का काम करते हैं, रेगुलेशन का काम करते हैं पीएच, है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बफर्स। आज हम लोगों ने पढ़ लिया एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, वोलेटाइल एसिड क्या होता है, नॉन वोलेटाइल एसिड क्या होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दें उत्कर्ष नर्सिंग चैनल यूट्यूब चैनल को, और हमारा फेसबुक पेज भी है। जो भी नई वैकेंसीज है उसकी अपडेट के लिए आप हमारा फेसबुक पेज देख सकते हैं, वो भी उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी के नाम से है। और अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा क्विज ग्रुप चलता है उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी, जो हमारा पेज है उस पर भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, और व्हाट्सअप ग्रुप भी हम लोगों ने बना रखा है, उस पर आप मुझे एक बार रिक्वेस्ट भेज सकते हैं 97 इस पर भेज सकते हैं, या फिर आप भेज सकते हैं 7982881866 पर, ठीक है। नोट कर लीजिए आप और इस पर एक बार मुझे, ठीक है, रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बफर्स। थैंक यू।